हेलो, नमस्कार। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई तो मन लगा के कर ही रहे होंगे। हम लोग हिस्ट्री के लेक्चर्स देख रहे थे, इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में हम लोग मध्यकालीन देख रहे थे। मध्यकालीन में अब हमें देखना है, हमने कई लेक्चर्स पहले कंप्लीट कर चुके हैं और ये दिल्ली सल्तनत का हमारा आज का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद अब हम लोग मुगल प्रारंभ करेंगे। दिल्ली सल्तनत में अब क्या क्या रह गया? हमारा सैयद वंश रह गया और लोधी वंश रह गया। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले सैयद वंश। सैयद वंश क्या, कैसे, और फिर लोधी देखेंगे। तो सैयद वंश 1414 से 1451 तक यह वंश रहता है। इसमें जो इस वंश को बनाने वाले या इस वंश के संस्थापक या इस वंश को प्रारंभ करने वाले जो इंसान थे वह थे खिज्र खान। खिज्र खान सैयद वंश का पहला शासक था। ये सैयद वंश के पहले शासक थे। इसने खुद को यह कभी भी अपने आप को सुल्तान कह के या सुल्तान की उपाधि कह के अपने आप को कभी भी संबोधित नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब तैमूर आता है तो ये तैमूर का मदद करते हैं और तैमूर जीतने के बाद, भारत के क्षेत्र को जीतने के बाद जब वो वहां से लौट रहा होता है तो वो इनको इसका भाग दौड़ दे देता है। और खिज्र खान जो होते हैं यह अपने आप को कहते हैं कि ये तैमूर के बेटे जो शाहरुख हैं ये शाहरुख का प्रतिनिधित्व करते हैं। मींस मेन शाहरुख है, शाहरुख के नीचे ये कार्य करते हैं। इसीलिए इन्होंने अपने आप को कभी भी सुल्तान नहीं समझा। इन्होंने सदैव अपने आप को तैमूर के बेटे शाहरुख का प्रतिनिधित्व बताया कि मैं तैमूर के जीते हुए क्षेत्र पर मैं इस समय बैठा हूं, शासन कर रहा हूं, देख रहा हूं। उसका बेटा जो है उसके बेटे के द्वारा मैं उसके प्रतिनिधित्व करते हुए काम करता रहूंगा, इसीलिए मैं सुल्तान नहीं हूं। इसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। आप ये देखेंगे कि जो सैयद वंश है इसमें ज्यादा कुछ बहुत कार्य नहीं किए जाते हैं। और हम यह भी देखेंगे लास्ट में कि दिल्ली सल्तनत जो था इसका ऐसा क्या एक कारण था जो इसका पतन होने का, पतन की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो पतन होने का क्या एक सोर्स था या क्या कारण था जिस कारण से दिल्ली सल्तनत पतन हुआ। सैयद वंश में पहला हमने देखा खिज्र खान। खिज्र खान जो तैमूर के द्वारा जीते गए क्षेत्र पे शासन कर रहा होता और ये अपने आप को कभी सुल्तान घोषित नहीं करता। यह कहता है कि शाहरुख तैमूर के बेटे का मैं प्रतिनिधित्व हूं और उसके ही अंडर मैं सारे कार्य करूंगा। इसने रैयत आला की उपाधि एक धारण की थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह यह खिज्र खान के ही संतान होते हैं। ये जैसे ही गद्दी पे बैठते हैं, ये गद्दी पे बैठने के बाद ये मान लेते हैं कि अब हमारा तैमूर के बेटे से या तैमूर वंश से कोई संबंध नहीं है। यह अपने आप को सुल्तान घोषित करता है और सुल्तान के द्वारा सारे जो भी कार्य होते हैं वैसे सारे कार्य करता भी है। इसने खुद को सुल्तान घोषित किया था। इसके शासनकाल में, जो इसका शासनकाल था, इसके शासनकाल के दौरान यहया बिन अहमद सरहिंद ने तारिके मुबारक शाही नामक ग्रंथ लिखा था। इसके शासनकाल में यहया बिन अहमद सरहिंद जी ने तारिके मुबारक शाह नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। इस वंश का जो अंतिम शासक था इसने इतना ही कार्य किया था और इसने अपने साम्राज्य को उस तरीके से जो इनका बढ़ रहा था, जो व्यवस्थाएं आगे बढ़ रही थी उसमें फिर इन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं। मीन्स इन्होंने अपने साम्राज्य को एकत्रित नहीं कर पाए या इस तरीके का कार्य इन्होंने नहीं किया। और क्योंकि यह वंश ज्यादा समय तक था भी नहीं, इसमें इस वंश का जो अंतिम शासक था उसको आप होशियार कहिए, बुद्धिजीवी कहिए या डर कहिए, आप कोई भी शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। क्यों मैंने ये शब्द कहा अभी आप देखिए। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो अलाउद्दीन आलम था। अलाउद्दीन आलम जो था इसने क्या किया था, इसने बहलोल लोदी को अपना बेटा कह के संबोधित किया था। बहलोल लोदी जो है, जो लोदी वंश को अभी प्रारंभ करेगा, बहलोल लोदी को इसने अपना बेटा कह के संबोधित किया था और इसने अपने सिर के मुकुट को उठा के बहलोल लोदी के सिर पे रख दिया था कि बहलोल लोदी आज से शासन करेगा, वही बादशाह है, मैं अब बादशाह का पद त्यागता हूं। और सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन अहमद आलम होते हैं जो कि अपने मुकुट को उतार के बहलोल लोदी को दे देते हैं, बहलोल लोदी को अपना बेटा कहते हैं। अब मैंने बेवकूफ, होशियार या डर क्यों कहा? इसलिए यद्यपि अगर यह मुकुट उतार के बहलोल लोदी को नहीं देते तो इनकी मृत्यु निश्चित थी।
तो उस मृत्यु के भय के कारण से यह अपने जीवन को निरंतर प्रारंभ या जिस तरीके की व्यवस्थाएं जीते आ रहे थे, राजकोषीय व्यवस्था, वैसा इनका बना रहे अंत समय तक, इसलिए इन्होंने अपने स्वेच्छा से अपने मुकुट को उतार के दे दिया कि जिससे बाकी की चीजें इनकी सही रहे। यहां पे हम ये देखते हैं कि जो सैयद वंश है, सैयद वंश का समापन हो जाता है और यहां से बहलोल लोदी को शासन करने को मिल जाता है। बहलोल लोदी गद्दी पे बैठता है। यहीं से सैयद वंश समाप्त होता है 1451 से, और 1451 से 1526 तक लोदी वंश का समय आता है। और ये लोदी वंश ही अंतिम वंश है दिल्ली सल्तनत का। इसी लोदी वंश में जो इब्राहिम लोदी होते हैं वह इकलौते ऐसे शासक होते हैं पूरे दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में जो युद्ध के दौरान मतलब मैदान में मारा जाता है। पहला ऐसा शासक होता है जो मैदान में मारा जाता है, युद्ध करते समय मारा जाता है, वो इब्राहिम लोदी होता है। आइए लोदी वंश देखते हैं। लोदी वंश के साथ एक चीज और भी है, यह अफगान जो थे, यह प्रथम अफगान वंश के शासक थे। मीन्स अफगान वंश के प्रथम शासक जो थे, इतने समय से सब चले आ रहे थे, उसमें यह प्रथम अफगान वंश के थे जिन्होंने शासन प्रारंभ किया लोदी वंश के रूप में। लोदी वंश पहले बहलोल लोदी, ये अपने दरबारियों को बहुत इज्जत करता था। ये अपने दरबारी जो थे इनके, उनको बहुत ज्यादा मानता था। इसमें जो अमीर लोग होते थे उनका बहुत ज्यादा ये ध्यान रखता था, बहुत ज्यादा उनकी बातों को सुनता था, बहुत ज्यादा उनके बातों को सुनते हुए कार्य करता था। कहीं ना कहीं ये भी एक इसके लिए समस्या बड़ी थी। इसने बहलोली सिक्का चलाया जो कि तांबा का था। इसने अपने शासनकाल में एक बहलोली सिक्का चलाया था जो कि तांबा का था। इसने जौनपुर जो था, इसने जौनपुर पर आक्रमण किया था और आक्रमण करके उस शहर को जीता भी था। उस समय वहां के जो शासक थे, उस समय जिस वंश के शासक थे वह सरकी वंश वहां पे राज कर रहा था। सरकी वंश को हरा कर ये जौनपुर पे अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। इसके शासनकाल में एक इतिहासकार आते हैं जिनका नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने तारीखे दाऊदी नामक एक पुस्तक लिखी थी और ये इनके शासन के समय लिखता है, जिसमें बहुत सारी चीजें इनके बारे में भी बताई जाती हैं। उस समय कैसे शासन किया जा रहा था इसके बारे में भी इसमें बताया जाता है। और इसके बाद फिर 1489 में इनका देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद सिकंदर लोदी बैठता है। सिकंदर लोदी 1489 से 1570 तक शासन करता है। सिकंदर लोदी को हम यह मानेंगे कि इसने कहीं ना कहीं जो टूट रहा था, जो बिखर रहा था, उसको लमसम समेटने का काम किया था। और यह बहुत ही कट्टर था, कट्टरवाद था। इसने सबसे ज्यादा कट्टरता कैसे दिखाई? इसने दिखाया कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को मजार पे जाना अब अलाउड नहीं है। मतलब महिलाओं को मजार पे जाने पे इसने क्या कर दिया? महिलाओं को मजार पे जाने पे इसने रोक लगा दी। किसको रोक लगा दी? महिलाओं के लिए रोक लगा दिया कि महिलाएं अब मजार पे नहीं जा सकती हैं। इसने ताजिया जो एक त्योहार होता था, उस ताजिया त्योहार को भी भव्यता को कम कर दिया था और कहा था कि अब इस तरीके से ताजिया त्योहार नहीं मनाया जाता। और भी कई तरीके के इसने कट्टरतावाद जो अपने नियम अपनाए थे, कट्टरतावाद इसने दिखाया था, जिस कारण से इसको बहुत कट्टर शासक भी माना जाता है। इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। जो आगरा जिसको आप जानते हैं कि जहां पे ताजमहल है, उस आगरा शहर को 1504 में सिकंदर लोदी ने ही उसका स्थापित किया था और 1504 में स्थापित किया और 1506 में उसको राजधानी भी इसने बनाया था। आप देखेंगे कुछ राजधानी के भी फैक्ट्स है जो आप देखते रहेंगे, कभी दिल्ली बनती है, कभी प्रयागराज, तो कभी कुछ। तो ऐसे ही 1506 में आप देखोगे कि यहाँ पे आगरा जो है, आगरा को राजधानी के रूप में बनाता है सिकंदर लोदी। अभी आगरा को बने हुए 1504 में बनता है, 1506 में राजधानी बना देता है, जिससे राजधानी जब बनता है तो उस शहर का महत्व, उस शहर की व्यवस्थाएं अपने आप अच्छी होती चली जाती है। इसने भूमि नापने के लिए एक पैमाना बनाया कि इस पैमाने के थ्रू से भूमि नापा जाएगा और उस पैमाने को जो कहा जाता था वह गजे सिकंदर, एक पैमाना बनाया जिस पैमाने के थ्रू से भूमि नापने का कार्य करना प्रारंभ हुआ था। किसके समय पे? सिकंदर लोदी के समय पे। 1505 में इसने कुतुब मीनार को सही करवाया था। कुतुब मीनार जो बना हुआ है दिल्ली में, आप लोग आज भी देखते हैं, बहुत ही अच्छा जगह है टूरिस्ट प्लेस के लिए, बहुत ही अच्छा विजिटिंग जगह है। जहां पे आप देखोगे, जहां पे हमने एक और फैक्ट बताया था कि खिलजी ने भी एक वहां पे मीनार बनाना चाहा था, लेकिन वह मीनार बन नहीं पाया था क्योंकि उसने कार्य गलत हाथों में दे रखा था। इसीलिए जब भी आप काम करिए तो सही करिए, गलत तरीके से कार्य ना कीजिए, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई भी गलत कार्य जब आप करेंगे तो आप अपने मंजिल तक कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए जब राह आपका निर्णय कर लें
जिस राह पे मुझे चलना है, तो उस राह से जितनी भी चीजें आपको अच्छी मिलती जाएं उनको अपने साथ रखते जाएं, और उस राह पे जितने भी रोने हैं, रोने मतलब जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको समस्याएं क्रिएट करेंगे, उनको दूर करते हुए आगे अपने जीवन में बढ़ते रहिए। आइए हम लोग देखते हैं सिकंदर लोदी। 1505 में इसने कुतुब मीनार को सही करवाया था, जो कुतुब मीनार था उसको और व्यवस्थित तरीके से इसने मरम्मत करवाया था। इसने बालगढ़ का एक किला इसने बनवाया था, और इसी बालगढ़ के किले को आगे जाके हम लोग देखेंगे कि ये रेड फोर्ट के नाम से इसको फिर आगे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और फिर रेड फोर्ट के नाम से फिर इसको आगे देखेंगे हम लोग। सिकंदर लोदी 1517 में इसकी मृत्यु होती है। इसके बाद हम लोग इब्राहिम लोदी के पास आते हैं। इब्राहिम लोदी यह वही शासक है जो सत्ता के नशे में इतने ज्यादा या लोगों पे इतना ज्यादा विश्वास कर लेता है कि जिस कारण से इसको यह पता ही नहीं चलता कि इसके दरवाजे पे बाबर पहुंच चुका है। दरवाजे का तात्पर्य कि मतलब देश के सरहद के अंदर अगर आपका शत्रु पहुंच जाए और राजा को खबर ना हो, तो इसका मतलब यह होता है कि राजा सो रहा है। तो इब्राहिम लोदी कहीं ना कहीं सो रहा होता है, हम इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि इसको पता ही नहीं लगता कि इसके पास कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं और किस किस तरीके से इसको लड़ाई लड़ना है, इसके शत्रु कौन है और मित्र कौन है। इब्राहिम लोदी, ये खतौली का एक युद्ध होता है जो राणा सांगा के साथ लड़ता है, और इस युद्ध में राणा सांगा की जीत तो होती है, लेकिन राणा सांगा गद्दी पे बैठ नहीं पाते हैं। इसी कारण से राणा सांगा कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि अब इसको हर सूरत हाल में हटाना है, किसी भी तरीके से, चाहे वह कोई भी नीति अपनानी पड़े, लेकिन अब इसको हटाना है। और इसी कारण से इसके कुछ भतीजे होते हैं जो आप देखोगे कि ये इसके विरुद्ध में कार्य करते हैं, और इब्राहिम लोदी को उसका भनक भी नहीं लगता है कि इस तरीके से इसके साथ के लोग इसको धोखा दे रहे हैं, और वह लोग बाबर को बुला लेते हैं। क्योंकि बाबर क्या है कि उस समय आप जब आगे मुगल काल में देखोगे तो बाबर, जिस समय इसको बाबर को बुलाया जाता है कि आप यहां आइए, पानीपत का प्रथम युद्ध जब होता है तो उस समय जब बाबर को यहां बुलाया जाता है, तो आप ये देखोगे बाबर उस समय बहुत ज्यादा ही स्थिति उसकी सही नहीं होती है। वो ऐसा किसी राज्य पर नहीं बैठा होता है, बाबर को स्वयं एक स्थान चाह रहा होता है जहां वो जाए, बैठे और अपना राज्य प्रारंभ करे। मींस उसका लूटने का, पैसा कमाने का उसको काम चाहिए था किसी भी तरीके से, और सोने पे सुहागा काम यह होता है कि बाबर को उसी समय निमंत्रण मिलता है कि आप यहां आइए, और राणा सांगा भी इसी क्रोध के कारण से उसका सहयोग करते हैं। सहयोग में क्या होता है, जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, उस समय आप ये देखोगे कि जब बाबर युद्ध लड़ने आया, बाबर ने अपनी सेना बिछाई, तो इब्राहिम लोदी को पता ही नहीं चला उस समय तक कि बाबर आ गया है। इब्राहिम लोदी इतना वो हो गया कि उसको लगा कि उसके साथ के जो लोग हैं वो तो ऐसे ही युद्ध जीत जाएंगे, और यह इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी भूल थी। उस समय इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जब युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, तो आप ये समझिए कि जो बाबर के पास सेना थी उससे बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे सेना, लमसम 4 गुने सेना इब्राहिम लोदी के पास थी। लेकिन इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो कहीं ना कहीं इब्राहिम लोदी को चाह ही नहीं रही थी कि इब्राहिम लोदी जीते। तो जीता कहां से? उस समय पहला जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है उसमें बाबर तोप का उपयोग करता है, और जब तोपों का उपयोग होता है उसके बाद छोटे छोटे तोप होते हैं, जो कि हम बाबर जब हम पढ़ेंगे, मीन्स जब हम मुगल काल पढ़ेंगे, तो उसमें हम प्रॉपर ब्रीफिंग के साथ देखेंगे कि कैसे बाबर युद्ध लड़ता है पानीपत का और क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। यहां बस इतना ही कि बाबर के साथ इब्राहिम लोदी का युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी की हत्या की जाती है, वो मैदान में ही मारा जाता है। और इब्राहिम लोदी के हारने का एक रीजन और भी होता है, क्योंकि इब्राहिम लोदी बिल्कुल राज सिंहासन बादशाहों की तरह युद्ध लड़ने आता है, मीन्स हाथी, घोड़े, जानवर, उसके पीछे पूरे सैनिक। तो क्या होता है कि बाबर के पास तोप होता है, और उस दौरान में, उस युद्ध में हाथी उससे पहले कभी तोप का नाम नहीं सुने थे कि तोप किस चिड़िया का नाम है। जब तोप दगता है तो तोप का ध्वनि बहुत तेज होता है और बारूद उड़ता है, तो जब बारूद आता है और तोप दगता है तो बहुत तेज ध्वनि सुन के हाथी खुद, मतलब उनको आगे बढ़ के दुश्मनों को कुचलना होता है, वो डर के कारण से पीछे पलट के जब दौड़ते हैं तो वो अपने ही सैनिकों को कुचलते हुए चले जाते हैं, या भी उसके सैनिकों को छिन्न भिन्न करने का बहुत बड़ा पैमाने पे कार्य करता है। ऐसे बहुत सारी नीतियां होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इब्राहिम लोदी की गलत होती है, और बाबर को कहीं ना कहीं जीत का सहरा मिलता है। ये आपको लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे समापन होता है, यहाँ पे इसकी मृत्यु होती है, और मृत्यु होने के बाद फिर आप देखोगे कि मुगल काल प्रारंभ होता है। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सैयद वंश 1442 1451,
पहला खिज्र खां। खिज्र खां जिसने अपने आप को कभी भी शासक या सुल्तान नहीं माना, इसने सदैव बताया कि तैमूर के बेटे शाहरुख का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। दूसरा मुबारक शाह। मुबारक शाह जिसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया और सुल्तान के साथ साथ सारे इसने सुल्तान के काम भी किए। इस वंश का जो अंतिम शासक था वह अलाउद्दीन आलम था। अलाउद्दीन आलम जो था, इसने बहलोल लोदी को अपना पुत्र माना और पुत्र मानते हुए अपना जो सिर का ताज था उस ताज को इसने बहलोल लोदी को दे दिया और इसके साथ साथ सैयद वंश समाप्त होता है और लोदी वंश का प्रारंभ होता है। यह पहला अफगान वंश होता है 1451 से 1526 तक। बहलोल लोदी ये बहुत ही ज्यादा लोगों को विश्वास करता है, बहुत ही ज्यादा लोगों को मानता है, ये अपने दरबारियों की बहुत इज्जत भी करता है। इसने एक बहलोली सिक्का भी चलाया था जो कि तांबे का था। इसने जौनपुर पर आक्रमण किया था, जौनपुर पर आक्रमण करके उसको जीता भी था। इसके शासनकाल में अब्दुल्ला नाम का एक इतिहासकार आता है जो तारिक दाऊदी नामक पुस्तक लिखता है। दूसरा शासक आता है लोदी वंश में सिकंदर लोदी 1489 से 1570 तक। यह बहुत ही कट्टरवाद होता है, इसकी कट्टरता बहुत ज्यादा होती है। इसने महिलाओं को जो होता है, महिलाओं पे रोक लगा दिया था कि महिलाएं मजार पे नहीं जाएंगी। 1504 में यह आगरा शहर का स्थापना करता है और 1506 में यह आगरा को राजधानी बनाता है, क्योंकि जिस शहर की इसने स्थापना की उसका प्रभुत्व और उसको बड़ा करना था, तो इसलिए 1506 में उसको राजधानी बना देता है, जिससे वो अपने आप ही बढ़ता हुआ जाएगा। क्योंकि शहर जब केंद्र बनता है तो उसकी ख्याति अपने आप बढ़ने लगती है। 1505 में से कुतुब मीनार को सही करवाया था और बालगढ़ के एक किला है जो कि आगरा में है, उसको इसने बनवाया था। इसके मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी बढ़ता है 1517 से 1526 तक। एक खतौली का युद्ध होता है इसके बीच और राणा सांगा के बीच, जिसमें राणा सांगा की विजय होती है, लेकिन राणा सांगा गद्दी पे नहीं बैठ पाते हैं। ऐसे कई रीजन होते हैं, कई कारण होते हैं इब्राहिम लोदी का, और इस कारण से बाबर को निमंत्रण जाता है और बाबर भारत आता है। भारत आने से पहले इसने पहले भी कई युद्ध लड़े होते हैं, कई जगहों पे लूट मार करके व्यवस्था अपनी बना लिया होता है। बाबर जब इब्राहिम लोदी से लड़ता है तो अब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी की हत्या की जाती है। यहाँ पे आप लोदी वंश के साथ साथ आप दिल्ली सल्तनत का समापन देखेंगे और मुगल वंश का प्रारंभ देखेंगे। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि दिल्ली वंश के कुछ चीजें हैं जो आपको हम दिखाएंगे। पहला तो हम यहाँ पे देखेंगे सल्तनत का प्रशासन कैसे था, क्या था। सल्तनत के प्रशासन के बाद कुछ चीजें हैं जो एक समरी के तौर पे आपको बताई जाएगी। प्रशासन देखते हैं, इसके 6 विभाग होते हैं। दीवानी विरासत जो वजीर होता है, जो वित्त और सलाहकार, साथ ही साथ लोगों को जैसे सैन्य विभाग और भी कई चीजों में जो फाइनेंस का काम करते हैं, इनको बोला जाता था। इसके प्रमुख होते थे विरासत ए मुमालिक, इनको बोला जाता था। दूसरा विभाग था दीवाने अर्ज जो सैन्य विभाग था और इसके प्रमुख को बोला जाता था आरिज़े मुमालिक। तीसरा विभाग था दीवाने ईशा जो पत्रकार का विभाग था, मतलब पत्राचार डाक का विभाग था, इसको ईशा मुमालिक बोलते थे। चौथा जो था दीवाने रसालत जो विदेश विभाग था, जिसको रसालत बोलते थे, रसालत मुमालिक। पांचवा था काजी उल जत जिसको न्याय विभाग था, और ये न्याय विभाग के साथ साथ इसमें जो न्याय प्रमुख होता था वो न्यायिक होता था। सद्र उल सुअर ये धर्म के कार्य करता था और ये धार्मिक विभाग था, इससे रिलेटेड सारे धर्म के काम होते थे। सद्र उल सुअर, ठीक है, ये हो गए आपके विभाग। अब आइए दिल्ली सल्तनत के विघटन का क्या कारण था। दिल्ली सल्तनत जो था इसने कभी भी वंश के अनुसार शासन करने की नीति नहीं अपनाई, मतलब इसने सदैव गुलाम या किसी को मार के कोई गद्दी पे बैठता चला जा रहा है। इसके में ऐसा नहीं था कि अगर राजा मरा तो राजा का बेटा, तो बेटा नहीं है तो उसका नाती। इस तरीके की व्यवस्था आपको पूरे दिल्ली सल्तनत में देखने को नहीं मिलेगी। और इसी कारण से आप दिल्ली सल्तनत में समय दर समय पे आप कहीं खिलजी देखोगे, कहीं सैयद देखोगे, कहीं लोदी देखोगे, ऐसे ही आप गुलाम वंश देखते हुए आप प्रॉपर पूरा दिल्ली सल्तनत आप इस तरीके से देखोगे। और यही चीज आपको अंतर देखने को मिलेगी जब आप मुगल काल पढ़ोगे। मुगल काल में आप देखोगे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, ऐसे ही आप लाइन से पूरे खानदान को देखोगे प्रॉपर वे में। तो यह एक नीति होती है जो मुगल काल को और प्रभुत्व स्थापित करती है और दिल्ली सल्तनत को उस तरीके की व्यवस्था नहीं मिल पाती है। दिल्ली सल्तनत में एक और काम होता है,
इनकी जो सैन्य शक्ति होती है वो उतनी विशालकाय नहीं होती है जितनी विशालकाय सैन्य शक्ति आप मुगल काल में देखोगे, खास तौर में अकबर के समय पे आप देखोगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। जो भी इश्यूज हैं, डाउट्स हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपको जरूर उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सारे लेक्चर्स अभी तक आप लोगों ने, मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप विजिट करें, अपने कमेंट्स भी आप मेंशन करें और चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। एक बार आप प्रॉपर बोर्ड को देख लें, जो भी की पॉइंट्स है उसको आप मेंशन कर लें और मेंशन करने के साथ साथ आप लोग स्टडी करते रहिए, अच्छे से करते रहिए। इसी के साथ आप सब लोगों को जय हिंद, जय भारत माता की।